हाय दोस्तों, मैं सतीश सोल्यो कोचिंग कैंपस की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर से। पिछले वीडियो में हमने धातु अधातु इन सब के विषय में पढ़ा था, लेकिन आज की हमारी जो टॉपिक है वो है संयोजकता। अब आप ये सोच रहे होंगे कि कक्षा 10 में संयोजकता कहाँ से आ गई। तो संयोजकता जब तक आप नहीं जानेंगे तब तक इस चैप्टर का एक पार्ट है आपका धातु और धातुओं से क्रिया किस प्रकार करते हैं, वो चीज़ आपको समझ में नहीं आएगी। तो उसे समझने के लिए आपको ये टॉपिक पढ़नी ही पड़ेगी, बल्कि ये टॉपिक आपके लिए 9, 10, 11, 12 और अन्य इंट्रेंस एग्जामों के लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि आपको जब तक यौगिक बनाना पता नहीं रहेगा तब तक तो आप कुछ कर नहीं सकते। तो यौगिक बनाने के लिए, उसके अणु सूत्र को लिखने के लिए आपको संयोजकता के विषय में जानना बेहद जरूरी है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारी संयोजकता, जिसे वैलेंसी कहते हैं। वैलेंसी शब्द की उत्पत्ति वैलेंसिया शब्द से हुई थी, जिसका मतलब होता है पावर या कैपेसिटी। पावर या कैपेसिटी का मतलब होता है एक तत्व की दूसरे तत्व से संयोग करने की क्षमता। तो सुनिएगा, वैलेंसी शब्द की उत्पत्ति, इस शब्द की उत्पत्ति हुई थी वैलेंटिया से, जिस वैलेंसिया पढ़ते हैं इसे, और इसका मतलब होता है पावर या कैपेसिटी। दिमाग में रखिएगा, पावर या कैपेसिटी मतलब किसी तत्व की दूसरे तत्व के साथ संयोग करने की शक्ति या क्षमता ही क्या कहलाती है? संयोजकता कहलाती है। सबसे पहले संयोजकता को परिभाषित करने वाले जो वैज्ञानिक थे वो थे आपके फ्रैंक लैंड। जानते रहिएगा, फ्रैंक लैंड। इन्होंने ही संयोजकता को परिभाषित किया था। परिभाषित करने के लिए इन्होंने किसका उपयोग किया था? हाइड्रोजन परमाणु का। उन्होंने बताया था कि हाइड्रोजन परमाणु की जो वैलेंसी होती है वो 1 होती है, और इसी के आधार पर उन्होंने संयोजकता की परिभाषा दी थी कि हाइड्रोजन परमाणु की वह संख्या जो किसी तत्व के साथ संयोग करती है, हाइड्रोजन परमाणु की उसी संख्या को हम कहते हैं उस तत्व की संयोजकता। फिर से सुन लीजिएगा, H परमाणु मतलब हाइड्रोजन परमाणु की वह संख्या जो किसी तत्व के एक परमाणु से संयोग करती है, एक परमाणु से संयोग करती है, उसे उस तत्व की संयोजकता कहते हैं। ठीक है, आइए एग्जाम्पल देखते हैं तो आपको ये परिभाषा एकदम दिमाग में बैठ जाएगी। ध्यान दीजिएगा जरा, NH3। अब इसमें अगर आपसे कोई पूछ दे कि नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी है तो आप क्या बताएंगे? देखिए, इसमें नाइट्रोजन कितनी है? 1 है, मतलब नाइट्रोजन के जो परमाणुओं की संख्या वो 1 है, लेकिन उसके साथ हाइड्रोजन के कितने परमाणु जुड़े हैं? 3 परमाणु जुड़े हैं। परिभाषा हमारी क्या कहती है? H परमाणु की वह संख्या जो किसी तत्व के एक परमाणु से संयोग करती है, उसी को हम क्या कहते हैं? उस तत्व की संयोजकता कहते हैं। तो जरा ध्यान दीजिएगा, N के एक परमाणु से हाइड्रोजन कितने जुड़े? 3। तो यहाँ पर N की जो संयोजकता है वो आपकी कितनी हो जाएगी? 3। आई बात समझ में? अब अगला देख लेते हैं एग्जाम्पल। जैसे मान लीजिए H2O दे दिया गया आपको और पूछ दे कि ये बताइए O की वैलेंसी कितनी होगी ऑक्सीजन की, तो O 1 है और इसके साथ जुड़ी हुई हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी है? 2। तो हम बता सकते हैं H2O में O की संयोजकता कितनी है? 2 है। तो आई बात समझ में? लेकिन एक बात यहाँ पर आप ध्यान दे तो समझ में आएगी आपको कि इस परिभाषा के अनुसार उस यौगिक में हाइड्रोजन परमाणु का होना आवश्यक है। मतलब जिसमें हाइड्रोजन है उसी में हम दूसरे तत्व की संयोजकता बता सकते हैं, सब में नहीं। जरा ध्यान दीजिए, क्या आप इसमें बता पाएंगे इस परिभाषा के अनुसार कि सोडियम या क्लोरीन की संयोजकता कितनी है? नहीं बता पाएंगे। तो इसीलिए संयोजकता की जो पुरानी विचारधारा थी
इसे छोड़कर अब संयोजकता के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत की बात की जाती है। संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत क्या है, तो आइए उसे देखते हैं। तो चलिए देखते हैं संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। यह आपको मदद करेगा तत्वों के संयोग करने की क्षमता को ज्ञात करने में और यौगिकों के सूत्र ज्ञात करने में। तो आइए देखते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार पहली जो पॉइंट है वो ये है, परमाणु के बाह्य कोश को संयोजी कोश कहते हैं। परमाणु के बाह्य कोश को संयोजी कोश कहते हैं। दूसरी पॉइंट है आपकी वो ये है, संयोजी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को, संयोजी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन ही संयोग करने में सहायता करते हैं। संयोग करने में या कह सकते हैं बंध बनाने में, ठीक है ना, बंध बनाने में सहयोग करते हैं। अब इन दो पॉइंटों को हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लीजिए सोडियम है आपके पास, तो आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता होगा सोडियम का। देखिए K कोश होता है, L कोश होता है, M होता है, N होता है, ठीक है ना। इसको मुख्य ऊर्जा स्तर भी कहते हैं, और नहीं तो फिर क्या कहते हैं, मुख्य क्वांटम संख्या भी कह सकते हैं, और नहीं तो हम क्या कहते हैं इनको भाई, कोश, ठीक है ना। कक्षा कोश या मुख्य ऊर्जा स्तर, इन नामों से हम इन्हें जानते हैं। तो देखिए 11 इलेक्ट्रॉन है, K 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, 2 से अधिक नहीं लेता। L जो है वो आपका 8 इलेक्ट्रॉन लेता है। तो जब हमने 11 में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो हमारे 9 इलेक्ट्रॉन बचे, वो हम यहाँ पर कर देते हैं 8, ठीक है। यम को चाहिए होते हैं 18 इलेक्ट्रॉन, लेकिन तो इसके पास बचे कितने हैं, 1, 8 और 2 कितना हो गया 10, और 11 थे ही, तो एक यहाँ पर। अब ध्यान दीजिएगा, इसी एक इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है उसको संयोजी इलेक्ट्रॉन संख्या कहेंगे, और ये इलेक्ट्रॉन है किस कोश में, यम कोश में, तो इसीलिए यम को हम क्या कहेंगे, संयोजी कोश। तो यहाँ पर संयोजी कोश हमारा क्या हो गया, संयोजी कोश M हो गया, और संयोजी इलेक्ट्रॉन जो है वो कौन सा हो गया, 1 हो गया। आई बात समझ में। अब यही कोश और यही इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग लेते हैं, बाकी कोश और इलेक्ट्रॉन भाग नहीं लेते। आ गई बात यहां तक समझ में। अब आगे देखते हैं कि और नियम इसके क्या हैं। अब तीसरी पॉइंट देख लेते हैं। तीसरी पॉइंट क्या हमारी इस नियम की, वो ये है कि कोई भी तत्व अस्थायित्व प्राप्त करना चाहता है, ठीक है। अस्थायित्व प्राप्त करने के लिए ही वो किसी दूसरे परमाणु से क्या करता है, संयोग करता है। तो उसी चीज को जान लेते हैं। परमाणु अस्थायित्व प्राप्त करने के लिए, ये क्या है, तत्व, ठीक है ना, तत्व कहे या परमाणु, ठीक है। अस्थायित्व प्राप्त करने के लिए, अस्थायित्व प्राप्त करने के लिए संयोग करते हैं, ठीक है। अस्थायित्व प्राप्त करने के लिए संयोग करते हैं, और किसी कारण से नहीं करते, वो चाहते हैं कि हम अस्थायी हो जाएं। अब बात यह आती है कि कैसे पता चलेगा कि वो अस्थायी हैं। तो अब देखते हैं अगली पॉइंट को। तत्व के अस्थायित्व पूर्ण करने का तात्पर्य, पूर्ण करने का तात्पर्य
यह है कि संयोजी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाए? 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। ठीक है, ये जो 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वाय कोष में 8 इलेक्ट्रॉन का पूरा होना, इसको हम अष्टक पूर्ण करना भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अष्टक पूर्ण करना। ठीक है ना, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए या अष्टक पूर्ण हो जाए, उसी को हम क्या कहेंगे? अस्थायित्व प्राप्त कर लेना। अब बात करते हैं कुछ और चीजों की। तो देखिएगा, अगली पॉइंट हमारी ये है कि अस्थायित्व प्राप्त करने के लिए या अष्टक पूर्ण करने के लिए, ठीक है ना, अष्टक पूर्ण करने के लिए परमाणु संयोग करते हैं। संयोग करते हैं या कह सकते हैं बंध बनाते हैं। बंध बनाते हैं। ठीक है ना, या करके अब कौन कौन से बंध बनाते हैं, अब इसे देखना है हमें। ये तो हो गई संयोजकता के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत की बातें। अब देखिएगा, परमाणु अस्थायित्व पूर्ण करने के लिए कौन से बंध बनाते हैं, तो आइए देखिएगा, या अस्थायित्व किस प्रकार वो पूर्ण करते हैं। तो पहला होता है वैद्युत संयोजी बंध बनाकर। वैद्युत संयोजी, या इसे हम कहते हैं आयनिक बंध बनाकर। दूसरा होता है सहसंयोजी। सहसंयोजी बंध बनाकर। तीसरा होता है आपका उपसहसंयोजी। उपसहसंयोजी बंध बनाकर। मेरी उम्मीद है आप समझ गए होंगे। तत्व अस्थायित्व पूर्ण करने के लिए क्या करते हैं, वही बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण करने के लिए चाहे तो वैद्युत संयोजी या आयनिक बंध बनाते हैं, या तो फिर सहसंयोजी बंध बनाते हैं, और या तो फिर उपसहसंयोजी बंध बनाते हैं। आई बात यहाँ तक समझ में। अब चलते हैं आगे, देखते हैं कि वैद्युत संयोजी बंध क्या होते हैं या आयनिक बंध क्या होते हैं। और ये दो बंध आपको नहीं पढ़ने हैं यहाँ पर, ठीक है ना। आपने पूछा है धातुएं अधातुओं से क्रिया करती हैं ना, तो इनके विषय में जब हमें जानना है तो सिर्फ एक ही पॉइंट पढ़नी है, वो है आपका वैद्युत संयोजी बंध, या हम कहते हैं आयनिक बंध, ठीक है ना उसे। और ये यौगिक कौन से बनते हैं, इनके विषय में हमें देखना। तो आइए देखते हैं। तो अब देखते हैं वैद्युत संयोजी बंध क्या होते हैं या आयनिक बंध क्या होते हैं। इसे आप समझ लेंगे तो धातु की अधातु के साथ अभिक्रिया को भी समझ लेंगे। इसमें क्या होता है कि एक परमाणु, ठीक है ना, आयनिक बंध का मतलब है आयन बनेंगे, ठीक है ना। देखिए वैद्युत संयोजी या आयनिक बंध क्या होते हैं, इसको हमें पढ़ना है। तो अब देख लेते हैं कि आखिर ये होते क्या है, बनते कैसे हैं। अब देखिएगा, जैसे मान लीजिए आपसे किसी ने कह दिया NaCl, NaCl बना कैसे है, तो जरा ध्यान दीजिएगा। Na का जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 11। इसका जब KLMN में आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं तो वो होता है 2, 8, 1, ठीक है। अब देखते हैं क्लोरीन का Cl17, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 7 होता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि कोई भी परमाणु अस्थायित्व प्राप्त करना चाहता है। अस्थायित्व प्राप्त करने का मतलब होता है कि उसके वाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन रहे। जरा ध्यान दीजिए, यहाँ कितने हैं, 1 है, तो ये चाहेगा कि मुझे 7 मिले। तो ये बताइए 1 इलेक्ट्रॉन है, 7 लेना ठीक है कि 1 देकर ये वाला 8 बना ले, वो सही है भाई। 1 यहाँ वाला दे दे तो सही है ना, 7 लेने से अच्छा। तो जब दे देगा तो जितने इलेक्ट्रॉन का ये त्याग करता है उतना इसके ऊपर प्लस हो जाता है। क्लोरीन में देखिए,
2 है, 8 है, 7 है, जोड़ने पर 17 होगा। इसके यम में 7 इलेक्ट्रॉन है, मैंने कहा वाह कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो 7 में कितना जोड़ दे भाई 8 हो जाए 1। तो वही 1 इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण करता है। जब किसी का ग्रहण करता है अर्थात उधार लेता है तो इस पर क्या हो जाता है, ऋण। आई बात समझ में? ये 2 बातें समझ में आ गई तो मैं NaCl का बनना आपको बता देता हूं कि कैसे बनता है। तो आप देखिएगा, सोडियम के वाह्य कोश का 1 इलेक्ट्रॉन जो मैंने यहां से अभी अभी निकाला था उसे मैं यहां दिखा रहा हूं। अब देखिए ये क्लोरीन हो गई, और क्लोरीन के वाह्य कोश में यहां कितना था, पहले 7 था, ठीक है ना। तो क्लोरीन का मैं 7 दिखा देता हूं यहां पर। अब ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको क्या बताया था कि सोडियम चाहता है कि मेरा ये 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाए और 8 बन जाए, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, ठीक है ना। मैंने इसे बिंदी से दर्शाया है और इसको किससे दर्शाया है, क्रॉस से। क्यों दर्शाया, कि दोनों में अंतर आपको पता रहे, ठीक है ना। ये जो है किसका इलेक्ट्रॉन है, सोडियम का, और ये 7 किसके हैं, क्लोरीन के हैं। तो यही जब अपना 1 इलेक्ट्रॉन देता है तो वो लेगा कौन, जरा ध्यान दीजिए। क्लोरीन को 1 की जरूरत है 8 बनाने के लिए, तो यही इलेक्ट्रॉन यहां से इनके पास चला जाता है, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, जब यहां से यहां गया तो ये मिस्टर सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दिया है, तो ये रिच न हुए, धनी न हुए, तो दे रहे हैं, तो इसीलिए इनके ऊपर क्या हो जाता है, प्लस। और एक ही प्लस क्यों हुआ, क्योंकि इन्होंने कितने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, 1 इलेक्ट्रॉन। अब आ जाइए देखते हैं क्लोरीन की। तो क्लोरीन में पहले से 7 इलेक्ट्रॉन थे ना भाई उसके पहले से। अब उसने इसका 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया है, तो इस पर क्या हो जाएगा, माइनस। और यही दोनों जब मिलते हैं तो बन जाता है NaCl। आई बात समझ में? अब इनका नाम वैद्युत संयोजी यौगिक या वैद्युत संयोजी बंध क्यों पड़ रहा है, तो ध्यान दीजिए। इसके ऊपर आवेश, इसके ऊपर आवेश, जब आवेश है तो आयनिक हो गए, आयन को ही आवेश कह सकते हैं। तो आयनिक यौगिक होंगे कि नहीं, जब इनसे ये यौगिक बन रहा है NaCl, तो ये कैसा यौगिक है, आयनिक यौगिक है। आयनिक यौगिक जब भी बनते हैं तो आयनों के मिलने से बनते हैं। और देखिए यहाँ पर मैंने आयन लिखे, तो इस प्रकार ये यौगिक कैसा हो गया, आयनिक यौगिक हो गया। अब देखते हैं धातु और अधातु की बात को यहीं पर समझ लेते हैं। आप जानते हैं, ध्यान दीजिएगा, सोडियम के वाह्य कोश में 1 इलेक्ट्रॉन था, जब इसने त्यागा तो इसके ऊपर प्लस। तो जितने परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, धन आयन बनाते हैं, धन आयन बनाते हैं, वो धातुएं होती हैं। और जितने परमाणु दूसरे का इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, जैसे सोडियम का त्यागा गया इलेक्ट्रॉन क्लोरीन क्या कर लेती है, ग्रहण कर लेती है। तो जितने परमाणु दूसरे का इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं वो होते हैं आपके अधातु। तो सोडियम हो गई धातु, क्लोरीन हो गई अधातु। और धातु और अधातु मिलकर कैसे यौगिक बनाते हैं, तो आयनिक यौगिक बनाते हैं, आयनिक यौगिक बनाते हैं। उम्मीद है मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए, आयनिक यौगिक किसे कहेंगे, तो आपने अभी पढ़ा, जिनका निर्माण किससे हुआ हो, आयनिक बंध से हुआ हो। आयनिक बंध का मतलब धनायन से और धन ऋण आयन से, मतलब दोनों मिलकर बनाएंगे किसको, आयनिक यौगिक को, ठीक है ना। और धनायन और ऋणायन किसे कहते हैं, तो आप जानते हैं कि जिन पर धन आवेश था, सोडियम पर था ना धन आवेश, उसी की बात हो रही है। और ऋण आयन का मतलब जिस पर ऋण आवेश हो, क्लोरीन पर था ना ऋण आवेश। तो दोनों जब मिलते हैं तो जो यौगिक बनाते हैं उसी को हम क्या कहते हैं भाई, आयनिक यौगिक। और इन दोनों के मिलने से क्या बनता है, NaCl। तो NaCl कैसा यौगिक हुआ,
आयनिक यौगिक हुआ, Na क्या हुआ, धन आयन हुआ, Cl माइनस क्या हुआ, ऋण आयन हुआ। आ गई बात समझ में? तो इस प्रकार हम आयनिक यौगिक को समझ सकते हैं। आयनिक यौगिक में गुण कौन कौन से होते हैं भाई? तो देखिएगा, पहला गुण ये होता है कि ये आयन के मिलने से बनते हैं, आयन के मिलने से बनते हैं भाई। दूसरा गुण होता है इनका कि इनको जब हम जल में घोल दें तो जल में घोलने पर क्या क्या उत्पन्न करते हैं? तो धनायन उत्पन्न करते हैं और ऋण आयन उत्पन्न करते हैं। मतलब इनका आयनन हो जाता है। आयनन किस रूप में होगा? एक धनायन बना देगा और दूसरा क्या बना देगा? ऋण आयन। अब यहाँ एग्जाम्पल एक समझ लीजिए, जैसे NaCl है, अगर हम इसे जल में घोल दें तो ये बनेगा Na पर प्लस और Cl पर माइनस, ठीक है ना? Na पर क्या बनेगा? प्लस, और Cl पर क्या बनेगा? माइनस। मतलब आयनिक यौगिकों में क्या होगा, जब हम इसे जल में घोलेंगे तो ये अपने आयनों में क्या होंगे? टूट जाएंगे। तीसरी इनकी पॉइंट ये होती है कि इनका जो विलयन होता है, जलीय विलयन होता है, वो विद्युत का सुचालक होता है। क्या होता है? विद्युत का सुचालक। मतलब इनको पानी में घोल देंगे तो इनके विलयन में धारा का प्रवाह होने लगेगा। और क्यों होता है? आयनों के बनने के कारण। जिस पदार्थ का विलयन में आयनन हो जाएगा उनका विलयन विद्युत का सुचालक होगा। ठीक है। अब बात यहाँ पर ये आती है कि वैद्युत संयोजी यौगिक विलेय किस में होते हैं? विलेय मतलब इन्हें किस में घोला जा सकता है? तो अब ये जान लीजिएगा, वैद्युत संयोजी यौगिक जल में विलेय होते हैं, लेकिन कार्बनिक विलायकों में अविलेय होते हैं, अविलेय। अब कार्बनिक विलायक क्या होते हैं? तो कार्बनिक विलायक में आपका मिट्टी तेल, पेट्रोल, डीजल, ईथर, एल्कोहल, बेंजीन, ये सब आते हैं। उनमें अगर हम नमक को घोलना चाहें, यही नमक उदाहरण में ले लीजिए, आप इसे मिट्टी तेल में घोल कर देखिएगा, नहीं घुलेगा। पेट्रोल में घोलिएगा, नहीं घुलेगा। लेकिन पानी में डाल देंगे ना तो एकदम घुल जाएगा। और मिट्टी तेल में घोलेंगे तो उसमें कितना हो बिजली का प्रवाह करेंगे, नहीं जाएगा। लेकिन जहां इसको पानी मिल गया ना, फिर इसके बाद आप पानी को टच करिएगा, फिर पता चलेगा 440 वोल्ट का झटका क्या होता है। तो इसीलिए आप इसे जल में घोल सकते हैं, लेकिन कार्बनिक विलायकों में नहीं घोल सकते। तो ये सभी आयनिक यौगिकों के गुण होते हैं। अब आगे देख लेते हैं एक और पॉइंट, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। पांचवी हमारी पॉइंट है, क्या है कि इनके गलनांक और क्वथनांक ऊंचे होते हैं। गलनांक व क्वथनांक उच्च होते हैं, ये याद रहे, ठीक है ना, उच्च। अब ज्यादा गुणों को जानने की आपको कोई आवश्यकता नहीं।